डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गीता येस एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने इसके पिछले क्लास में मणिपुर के हिंसा के कारण पे बात किया था और आज की क्लास में हम बात करेंगे मणिपुर हिंसा के समाधान, यानी कि सरकार कौन कौन से ऐसे कदम उठा सकती थी जिसके माध्यम से इस हिंसा को रोका जा सकता था। आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले क्लास में ये बताया कि मणिपुर में हिंसा का मुख्य कारण मतई समुदाय और कुकी और नागा जनजाति के बीच में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हाई कोर्ट यानी मणिपुर के हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया और कहा कि मतई समुदाय को ट्राइबल स्टेटस दे दिया जाए और इस कारण से हिंसा वहाँ पे होने लगा। इन्हीं सब मुद्दे को हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। देखने के बाद अगर आप इस क्लास को देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। मणिपुर की इस हिंसा के कारण साथ ही आज की क्लास में समाधान की बात करने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आज बात करेंगे, जैसे इनर लाइन परमिट के बारे में। इनर लाइन परमिट के साथ साथ प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में बात करेंगे। जो प्रोटेक्टेड एरियाज परमिट करके एक टॉपिक है, मतलब दो टर्म है, एक आपका इनर लाइन परमिट, ठीक है, और दूसरा प्रोटेक्टेड एरियाज परमिट। इन दोनों के बीच में हम अंतर जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों है क्या। तो अंत में इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम सुझाव देख लेंगे कि क्या दिया जा सकता था सुझाव गवर्नमेंट को, जिसके माध्यम से उस हिंसा को रोकने का उपाय हो सकता था। तो सबसे पहले देखिए, हाईकोर्ट के ऑर्डर्स ट्राइबल स्टेटस को लेकर था कि मतई समुदाय को ट्राइबल स्टेटस दे दिया जाए। आप सभी जानते हैं कि हाईकोर्ट के एक ऑर्डर से किसी व्यक्ति के ट्राइबल स्टेटस या किसी समुदाय के स्टेटस चेंज नहीं होता। इसलिए वहाँ पे विधानसभा में कानून जब तक पारित नहीं होगा तब तक ये स्टेटस नहीं दिया जा सकता था। इसीलिए वहाँ के शासन प्रशासन को और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें इस मैसेज को जनता और कम्युनिटी के बीच में यह बताना चाहिए कि ये ट्राइबल के जो स्टेटस की बात हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के द्वारा कहा गया है, वो जब तक कानून नहीं पारित हो जाता या कानून विधानसभा में नहीं बन जाता तब तक आपका ये ट्राइबल स्टेटस किसी को नहीं दिया जाएगा। तो हो सकता था कि हिंसा जिस स्तर पे हुआ वो नहीं होता। तो मतलब मिनिमाइज किया जा सकता था इस हिंसा को इसके माध्यम से, मतलब इस मैसेज को सही डायरेक्शन में दे करके इस हिंसा को कम किया जा सकता था। एक तो ये रहा। दूसरा, आप जानते हैं कि मणिपुर में एक कल्टीवेशन होता है, पॉपी कल्टीवेशन, और उस पॉपी कल्टीवेशन के माध्यम से अफीम के जो उत्पादन होते हैं उसमें इसका उपयोग होता है। एक कैश क्रॉप्स है, तो नगदी फसल। तो हमें सरकार को चाहिए, ये भी एक प्रॉब्लम है, तो सरकार को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए या फिर अन्य स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि इस नगदी फसल कोई अन्य फसल हो जो कैश क्रॉप फसल हो, जो इसका विकल्प हो, उन्हें इंट्रोड्यूस करना चाहिए नए फसल के रूप में, ताकि इस फसल को थोड़ा कम उत्पादन हो और एक नए फसल की ओर वहाँ के किसान दूसरे एग्रीकल्चर की तरफ जाएं। तीसरा सलूशन ये है कि सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को मिलकर अपनी एक काउंसिल बनानी चाहिए। क्यों बनानी चाहिए? देखिए, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक कास्ट ट्राइबल स्टेटस को लेकर के इशूज नहीं है, जैसे एथनिक क्लासेस भी होता है, वहाँ पे स्टेट इशूज भी है। कोई आपने बॉर्डर पे देखा होगा, हमेशा हिंसा होते रहता है वहाँ पे, आए दिन न्यूज़ में आपने देखा होगा। ट्राइबल इशू, जैसे आपने अभी मैंने कहा कि मतई समुदाय और कुकी और नागा जनजाति के बीच में इस चीज़ को देखा गया। बॉर्डर डिस्प्यूट भी बहुत सारे आपने देखा। तो इन सभी चीज़ों को एक मंच प्रदान करने के लिए काउंसिल बनाना होगा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, जिसमें इन सभी इश्यूज़ को डिस्कस किया जा सके और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें कॉन्फिडेंस में लेकर के तभी जाकर ये इश्यूज़ संभल पाएंगे। ठीक है। चौथा अगर बात करें, चौथा एक आपका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, जैसे म्यांमार के शरणार्थी प्रवास करके भारत में प्रवेश करते हैं, तो उनका भी एक कहीं ना कहीं इशूज है इन लोगों के लिए।
तो वो भी हमें ध्यान रखना होगा, उस पर भी उसका भी समाधान करना होगा। और चौथा, प्रेसिडेंट रूल। इस हिंसा को रोकने के लिए भारत सरकार के पास एक ब्रह्मास्त्र माना जाता है, जो प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के माध्यम से, तो इसका अंतिम विकल्प माना जाता है। तो हमें इसका भी विकल्प देख सकते हैं। और प्रेसिडेंट रूल में होता क्या है, देखो, जब स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फ्लॉप कर जाता है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे कंट्रोल करती है उस स्टेट को अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चार हमने बताया। सबसे पहले हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को जनता के बीच में सही रूप में उसे मैसेज देना चाहिए कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के माध्यम से ये चीज़ें नहीं होगी जब तक कि कानून या कोई पारित ना हो जाए। पॉपी कल्टीवेशन का एक विकल्प देना होगा आपको, कोई भी एक क्रॉप, कैश क्रॉप हो उसके लिए। और सारे नॉर्थ ईस्ट को मिल करके एक काउंसिल बनानी होगी, तक और जितने भी इशूज़ हैं उस पर डिस्कस करना होगा। प्रेसिडेंट रूल अंतिम विकल्प है, इसे भी हम देख सकते हैं हिंसा को रोकने में। ठीक है, तो ये चीज़ रहा सोल्यूशन मेरे तरफ से, जो हमने एक सुझाव दिया। अब हम बात करते हैं जो हमने बताया था कि इनर लाइन परमिट, और एक था आपका पॉइंट प्रोटेक्टेड एरियाज परमिट। इनर लाइन परमिट के बारे में हम बात करें तो इनर लाइन परमिट अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और मिजोरम, 2019 में मणिपुर में भी ये इनर लाइन परमिट को लागू किया गया, क्योंकि यहाँ भी बहुत दिनों से मणिपुर में यह डिमांड की जा रही थी कि इनर लाइन परमिट को हमें भी दिया जाए। और ये इनर लाइन परमिट होता क्या है, तो 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से ब्रिटिशर्स काल में ये लाया गया था। और ब्रिटिशर्स काल में जब लाया गया तो उनका उद्देश्य ये था कि देखो, पूर्वोत्तर राज्य एक वाणिज्य केंद्र के रूप में था अंग्रेजों के लिए, और वो काफ़ी रिसोर्स और संसाधन में संपन्न क्षेत्र था। तो वहाँ पे कोई अन्य समुदाय या व्यक्ति या कंपनी वहाँ पे प्रवेश न कर सके, इसलिए उसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था और प्रतिबंधित क्षेत्र। ठीक है, इसलिए अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किया था, लेकिन बाद में जितने भी जनजाति या समुदाय थे उस इनर लाइन परमिट को हमेशा के लिए रखने की मांग किए, तो वो आगे जारी रहा। लेकिन मणिपुर में नहीं था, तो 2019 में इसे पास कर दिया गया और मणिपुर को भी इनर लाइन परमिट के अंदर रखा गया। और याद रखिएगा एक पॉइंट और, कि इनर लाइन परमिट में भारतीय प्रवासी के लिए है, न कि फॉरेनर्स के लिए है। मतलब ये इनर लाइन परमिट एक दस्तावेज है जिसमें आप यात्रा करते हैं टूरिज्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब आप एक यात्रा करते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, तो इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो भारतीय नागरिक के लिए है। ठीक, अब एक हमने एक शब्द बोला था आपको, प्रोटेक्टेड एरियाज परमिट, तो उसमें क्या होता है, उसमें फॉरेनर्स के लिए, मतलब फॉरेनर्स के लिए उसमें वरीयता दिया जाता है कि आप टूरिज्म के अकॉर्डिंग आप यात्रा करने के लिए आए हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपको लेना होगा। ठीक है, तो कोई भी आपको अगर डाउट हो तो आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट हम अपने सुधार, अपने टीचिंग स्टाइल में चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं और बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध करा सकते हैं। और अंत में ही कहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगा ये क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी दोस्त हैं उन्हें शेयर कर दीजिए, ताकि इनका जो भी मैं बता रहा हूँ उनका लाभ उनको मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।